Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study the PM Employment Generation Program. आसान भाषा में कहें तो PMEGP. आज हम जानेंगे कि ये स्कीम आखिर है क्या और हाल ही में ये इतनी ज्यादा न्यूज में क्यों है। देखिए, न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी हमारी एमएसएमई मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में 15th फाइनेंस कमीशन की मीटिंग में इस प्रोग्राम की एक जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट पेश की है। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, ये एक्चुअल डेटा है जो दिखाता है कि ग्राउंड लेवल पर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हो रहा है। हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट्स तक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इनटू दिस डेटा। स्क्रीन पर जो नंबर है 36.33 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये सीधे तौर पर उन टोटल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करता है जो इस एक अकेली स्कीम PMEGP के तहत जनरेट हुई हैं। जरा सोचिए, देश में 36 लाख से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम के जरिए सीधा रोजगार मिला है। ये अपने आप में एक मैसिव अचीवमेंट है जो साफ दिखाता है कि एक वेल प्लान स्कीम ग्राउंड पर कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकती है। इस स्कीम के तहत टोटल 4,03,706 नए एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिश हुए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, टारगेट सिर्फ 4.02 लाख का था, यानी इस प्रोग्राम ने अपना टारगेट भी क्रॉस कर लिया है। लेकिन सबसे खास बात इस चार्ट में छिपी है। इन टोटल यूनिट्स में से एक भारी भरकम हिस्सा यानी 80% यूनिट्स सिर्फ रूरल एरियाज में सेटअप हुए हैं, बाकी 20% अर्बन एरियाज में है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह स्कीम हमारी रूरल इंडस्ट्रीज को एक जबरदस्त बूस्ट दे रही है, और जब गांव में ही रोजगार मिलेगा तो गांव से शहरों की तरफ होने वाले फोर्स्ड माइग्रेशन को रोकने में यह एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रोल प्ले कर रही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल इंक्लूजन। इस प्रोग्राम का टोटल बजट आउटले करीब 13,554 करोड़ रुपए था। अब यह पैसा गया कहां? डेटा के मुताबिक 54% बेनिफिशियरीज SC, ST और OBC कैटेगरी से आते हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट का फिगर तो और भी शानदार है। टोटल यूनिट्स में से लगभग 40% सीधे महिलाओं के नाम पर है। इतना ही नहीं, जो टोटल मार्जिन मनी सब्सिडी सरकार ने दी है उसका 45% हिस्सा महिलाओं को मिला है। तो यह क्लियर हो जाता है कि यह स्कीम सिर्फ इकोनॉमी को नहीं बल्कि समाज के हर एक तबके को इकोनॉमिकली एम्पावर कर रही है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। हमने शुरू में 15th फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया था जहां यह डेटा पेश हुआ। यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से यह कॉन्सेप्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। फाइनेंस कमीशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसे हर 5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है। इसका प्राइमरी काम क्या है? इक्विटेबल फिस्कल फेडरलिज्म एंश्योर करना, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच टैक्स रेवेन्यू का बंटवारा किस तरह होगा, यह कमीशन वही रेकमेंड करता है। तो इस अहम मंच पर इस स्कीम का रिपोर्ट आना इसकी इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देता है। अब जल्दी से PMEGP स्कीम के बेसिक समझ लेते हैं। इसको चलाने वाली नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ग्राउंड लेवल पर इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी MSME नहीं बल्कि KVIC है, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। यह एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। इस स्कीम का नेचर है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, जिसका सिंपल मतलब है कि इसमें बैंक से लोन भी मिलेगा और उस पर सरकार से सब्सिडी भी। इसका मेन एम है सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और सबसे बड़ा कैच, ये स्कीम एक्सक्लूसिवली नॉन फार्म सेक्टर के न्यू माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है। एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें कवर नहीं होता। ये क्रेडिट लिंक्ड मैकेनिज्म आखिर काम कैसे करता है? ये 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1 है बेनिफिशियरी कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा है तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का एक बहुत ही छोटा हिस्सा, सिर्फ 5 से 10%, बेनिफिशियरी को खुद अपनी तरफ से लगाना होता है। स्टेप 2 में आती है मार्जिन मनी सब्सिडी। ये वो बड़ा सपोर्ट है जो सरकार एक ग्रांट या सब्सिडी के तौर पर देती है। और फाइनली स्टेप 3 है बैंक क्रेडिट। अब प्रोजेक्ट के लिए जो भी पैसा बचता है वो बैंक से लोन के रूप में मिल जाता है। इस तरीके से किसी भी नए एंटरप्रेन्योर पर एक साथ पूरा फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, सब्सिडी का रेट सबके लिए बराबर नहीं रखा गया है और इसके पीछे एक ठोस लॉजिक है। जनरल कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को रूरल एरियाज में प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% और अर्बन एरियाज में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है। लेकिन वहीं अगर एप्लीकेंट स्पेशल कैटेगरी से आते हैं जैसे SC, ST, OBC, वुमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, तो सरकार उन्हें एक्स्ट्रा पुश देती है। इनके लिए रूरल एरियाज में सब्सिडी सीधा 35% है और अर्बन एरियाज में 25%।
ये क्लियरली बताता है कि गवर्नमेंट का फोकस रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में इक्विटी लाने पर और बैकवर्ड सेक्शंस को आगे बढ़ाने पर सबसे ज्यादा है। आखिर इसके लिए क्वालिफाई कौन करता है? इस स्कीम के बेस एलिजिबिलिटी रूल्स बहुत ही सिंपल और क्लियर है। कोई भी इंडिविजुअल जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है वो आराम से अप्लाई कर सकता है। लेकिन यह एक क्लासिक यूपीएससी स्टाइल ट्रैप है। ध्यान दीजिएगा, ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ नए बिजनेस यानी न्यू यूनिट सेटअप करने के लिए है। अगर पहले से कोई बिजनेस चल रहा है यानी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं तो वो इसके अंडर किसी भी असिस्टेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आने वाले इंस्टीट्यूशंस और चैरिटेबल ट्रस्ट भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। वैसे तो इस स्कीम में शामिल होने के लिए कोई स्ट्रिक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, लेकिन एक शर्त है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख रुपए से बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है या सर्विस सेक्टर में 5 लाख रुपए से ऊपर का प्रोजेक्ट लग रहा है तो एप्लीकेंट का कम से कम 8th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्केल बढ़ता है तो बजट्स और ऑपरेशंस को ठीक से मैनेज करने के लिए एक बेसिक एजुकेशनल फाउंडेशन का होना बहुत अनिवार्य हो जाता है। अब इस सब को समझने के बाद एक बड़ा एनालिटिकल सवाल बनता है, इस पूरी स्कीम में रूरल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ नॉन फार्म सेक्टर पर इतना एक्सक्लूसिव फोकस क्यों दिया गया है? इसके ब्रॉडर इकोनॉमिक इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं? क्या इस स्ट्रैटेजी से एग्रीकल्चर सेक्टर पर हमारी जो ओवर डिपेंडेंस है वो सच में कम होगी? इस पर्सपेक्टिव पर डेफिनेटली विचार किया जाना चाहिए। अब आप सभी के लिए एक यूपीएससी प्रीलिम्स स्टाइल एमसीक्यू। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पीएमईजीपी। Statement 1. It is implemented by the Khadi and Village Industries Commission. Statement 2. Both new and existing units are eligible for financial assistance under this scheme. Which of the statements given above is or are correct? A. 1 only, B. 2 only, C. Both 1 and 2, D. Neither 1 nor 2. Try to answer this question in the comment section. I will personally reply with the correct answer and explanation. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.